नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं अजीत राज पुरोहित आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 12 में प्रोबेबिलिटी। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें 13.3 तक हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। 3 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले मैंने बोला था कि ये जो बेस थ्योरम है, इसमें क्वेश्चन थोड़े से बड़े आते हैं, लेंथी क्वेश्चन आते हैं, तो वो पहले क्वेश्चन आपको ढंग से समझना होगा। इसमें लिखा हुआ क्या है वो देखिए। इसमें लिखा हुआ है, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। इसमें 2 प्रकार की घटनाएं हो गई, एक तो उत्तर जानता है और या अनुमान लगाता है। तो पहली घटना को हम मान लेंगे E1, मैंने घटना मान लिया, और प्रश्न का उत्तर जानता है, उत्तर जानता है, ये पहली घटना हो गई। दूसरी घटना मैं लिखूंगा E2, उत्तर का अनुमान लगाता है, उत्तर का अनुमान लगाता है। 2 प्रकार की घटनाएं हो गई इसमें, एक तो उत्तर जानता है वो, और एक उत्तर का अनुमान लगाता है। इसमें आगे लिखा हुआ है, मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है। उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है। आगे लिखा है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। फिर ध्यान से देखो, ये जो उत्तर जानता है इसकी प्रायिकता दे रखी है, मतलब पहली घटना की प्रायिकता आपको दी हुई है, और इसी प्रकार दूसरी जो घटना है अनुमान लगा रहा है उसमें भी आपको प्रायिकता दे रखी है। पहले की प्रायिकता दे रखी है 3/4 और दूसरी घटना की प्रायिकता दे रखी है 1/4। फिर आगे लिखा हुआ है, मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो अनुमान लगा रहा है, ये पहले से आपको पता है, ठीक है। और जो हम जो घटना मानते हैं ना एक और, वो है उत्तर का सही होना, उत्तर का सही होना। आप लोगों को ये तो पता ही है, बेस थ्योरम का जो क्वेश्चन आता है उसमें देखिए E1, E2, E3 ये कई घटनाएं हो सकती है, EN तक, लेकिन एक घटना होती है, और वो घटना यहाँ मैंने लिखा है उत्तर का सही होना। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, इसमें फाइनली लास्ट में पूछता क्या है, इसने ये बोला है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि ये ज्ञात है कि उसने उत्तर सही दिया है। तो जो ज्ञात होता है वो है ना, हमें पता है कि ये ई घटना है, वो ज्ञात है पहले से, उत्तर सही है, पर वो उत्तर इसका जानता था, वो कौन सी घटना है, वो पहली घटना है E1। सही होना ई घटना है और जानता है वो कौन सी है, ये। तो आपको ये देखना है कि ये ई घटना आपको पहले से पता है कि उत्तर तो सही है, पर ये उत्तर जो सही है ये पहले से जानता था क्या, ये हो गया E1। ये प्रायिकता में निकालनी है, मतलब इस घटना की हमें जानकारी है और ये घटना इसमें से ही घटित हुई है, ये हमें निकालना है। देखिए उत्तर तो इसमें भी सही हो रहा है और इसमें भी सही हो रहा है, लेकिन इनके परसेंटेज अलग अलग है, ठीक है। यहाँ देखिए 1/4 है, इसमें 3/4 है, और ई घटना मैंने माना है उत्तर का सही होना। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बेस थ्योरम में हम जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात होती है या जो घटना की जानकारी हमें होती है वो भाग में होती है, और जिसकी हम कर रहे हैं वो ऊपर होती है ना। अब इसका फॉर्मूला भी मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, ये आपको पता होना, जिसका फॉर्मूला होता है P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E/E1, ठीक है। इसी प्रकार भाग में आएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E/E1 प्लस P ऑफ E2 और P ऑफ E/E2। देखिए हम इस घटना को E माने, इस घटना को हम E माने या A माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है मैंने कई क्वेश्चन में ऐसे A मान के किया होगा, है ना। इसमें E मानो चाहो तो आप A मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ये हमें ज्ञात होता है और इसके ज्ञात होने की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं। इसका ये फॉर्मूला होता है बेस थ्योरम से। अब मुझे बताओ, आपके पास ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये तीनों नहीं है आपके पास, है ना। तो ये ध्यान से देखना, इनका मतलब क्या है। एक बार मैं इनको यहाँ बताता हूँ, P ऑफ E और बटे में क्या है E1। मैंने अभी बोला है कि जो भाग में होता है उसकी जानकारी हमें होती है, तो इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि घटना E1 है। तो E1 घटना क्या है, प्रश्न का उत्तर जानता है। अगर वो प्रश्न का उत्तर जानता है तो उस प्रश्न के सही होने की प्रायिकता, E क्या है, प्रश्न का सही होना, E1 क्या है, उत्तर जानना। तो ध्यान से देखना, हमें ज़रूरत है E/E1 की। इसकी मैं थ्योरी लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। यदि उत्तर जानता है तो प्रश्न का
सही होने की प्रायिकता। मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे भी ये मैं पूछूं कि आपको ना कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो उसके सही होने की प्रायिकता, तो आपको उत्तर पता है तो आप तो सही करोगे ना, ये तो प्रायिकता उसकी कितनी होगी? 1 होगी। ध्यान से देख लो, अगर आपको पता है कि मुझे ये प्रश्न आता है तो आता है इसका मतलब आपको हल करना आता है, इसका मतलब वो सही होगा ना। और सही की प्रायिकता कितनी होती है? 1। ये इस क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमें अगर उत्तर आता है तो उसके सही होने की प्रायिकता कितनी होती है? वो सही होगा 100%, गलत होने के चांस है ही नहीं उसमें। तो वो होगी E/E1 कितना होगा? ये आएगा 1। लेकिन हमें उत्तर नहीं पता है, मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं, मतलब वो सही हो भी सकता है और नहीं भी। तो अगर हम अनुमान लगा रहे हैं, ये पहले से पता है, देखो तभी मैंने A2 नीचे लिखा है। लेकिन E मतलब क्या है? सही होने की प्रायिकता। ध्यान से देख लो, हम अनुमान लगा रहे हैं, ये पहले से पता है, पर उसके सही होने की प्रायिकता दे रखी है इस बुक में, वो दे रखी है 1/4। मैं फिर बोल देता हूँ, प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता कितनी है? 1/4। तो जो नीचे लिखा है ये हमें पता है कि E2 घटना है। E2 घटना का मतलब क्या हुआ? उत्तर का अनुमान लगा रहे हैं। अब अनुमान लगाने पर प्रश्न का सही होना और नहीं होना ये ज़रूरी नहीं है, तो इसमें प्रायिकता दे रखी है 1/4। तो मैं फिर बता देता हूँ आपको, ये प्रायिकता बुक में दे रखी है, ये भी दे रखी है और ये भी दे रखी है, पर ये नहीं दी हुई है, क्योंकि ये हमें खुद पता होना चाहिए कि अगर हम उत्तर जानते हैं तो वो प्रश्न सही होगा 100%, और 100% है इसका मतलब उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1। अब इस फॉर्मूले में हमें मान रखने हैं, तो मैं एक बार इसे हटा देता हूँ और इसे एक बार हम हटा देंगे और फिर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ध्यान से देख लो, एक बार मैं क्वेश्चन को पूरा दोबारा पढ़ूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, और अगर ये बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ होता ना तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ आता, क्योंकि अभी मैं इतना लिखता हूँ तो ये टाइम नहीं बचता ना, इसलिए मैं सीधा आपको बुक से करवा रहा हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आपको पता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, उसको बोलते हैं बहुविकल्पी। इसमें से अगर हमें उत्तर आता है तो हम सही को क्लिक करते हैं, पर कई बार क्या होता है, हमें थोड़ा लगता है कि ये सही है या फिर ये सही है, तो हम अनुमान लगाते हैं। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, इसमें ये लिखा हुआ है कि या उत्तर जानता है या फिर वो अनुमान लगाता है। 2 घटनाएं हो गई, तो तब मैंने एक घटना को E1 माना और दूसरी को E2, और वो कौन सी थी? एक उत्तर जानता है और दूसरा अनुमान लगाता है। फिर इसने बोला कि उत्तर जानता है, इसका मतलब उसकी उत्तर सही होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन वो उत्तर अनुमान लगा रहा है तो उसके 25% चांस है सही होने के। ये चीज़ हमें दी हुई है, इतना क्वेश्चन था। अब आगे क्या पूछा है वो देखो, आगे ये पूछा है कि इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह उत्तर जानता है। इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उत्तर सही है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आपसे ये पूछा है, जो जानता है ना वो हमेशा नीचे आता है, और ये इसने बोला है कि जानता क्या है कि उत्तर सही है। अब सही है तो मुझे ये बताओ, मैंने सही उत्तर को क्या लिखा हुआ है? उत्तर का सही होना, उसको घटना E नाम दिया हुआ है, तो भाग में E आएगा और ऊपर आएगा, इसने बोला है कि उत्तर जानता है। अब आप ये बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ E1 आएगा E2 आएगा? इसने बोला है कि उत्तर जानने की प्रायिकता निकालो। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है जानने की? इसमें तो अनुमान लिखा हुआ है, पर इसमें उत्तर जानने की लिखा हुआ है, तो उत्तर जानने की घटना को मैंने E1 माना है ना। आपने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन के सही होने की प्रायिकता हमें ज्ञात है, पता है कि हमारा उत्तर सही हो गया, तो वो जो उत्तर सही हुआ है आपका, वो पहली वजह से हुआ है या दूसरे की वजह से हुआ है? अनुमान लगाने पर भी तो सही हो सकता है, उत्तर जानते हैं तो भी सही हो सकता है। तो इसने बोला है कि आपका प्रश्न सही है, लेकिन वो प्रश्न जो सही है वो आपने अनुमान लगाया था वो है, या फिर आप जानते थे वो है। तो इसने बोला अगर आप जानते हो उसकी प्रायिकता निकालो, तो जानते हैं मतलब E1 होगा। इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, E1 और P ऑफ E/E1 भाग में आता है P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E/E1 प्लस P ऑफ E2 और P ऑफ इंटू में P ऑफ E/E2। अब इन सब के मान रखने बस बहुत सिंपल है। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये इन तीनों को पहचानना जरूरी है। E1 कौन है, E2 कौन है और E कौन है, इन तीनों को पहचानना जरूरी है। बाकी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। E1 का मान हमारे पास कितना है? 3/4 है, 3/4। P ऑफ E/E1 कितना है? P ऑफ E/E1, तो ये हमारे पास है 1, भाग में ये आएगा 3/4 और गुणा 1 प्लस P ऑफ E2 कितना है? दूसरे की प्रायिकता कितनी है? 1/4 है, और P ऑफ E/E2 कितना है? वो भी 1/4 है।
ध्यान से देखो ऊपर देखिए 3/4 है, ये कितना, ये 3/4 और प्लस 1/16, तो ये 3/4 मैंने सेम लिखा है। इसे 16 बनाने के लिए ऊपर 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 और ये कितना हो गया 13/16। ये 4 से कटता है कितनी बार, 4 बार। ये 4 ऊपर आएगा क्योंकि ये भाग के भी भाग में है, तो 4 ऊपर आएगा, 4 3 12 और बटे में कितना है 13। ये फाइनली हमारा आंसर है। ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ बेस थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कितनी प्रकार की घटनाएं हैं और कौन सी घटना हमें पहले से ज्ञात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर ये चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है तो इनको थोड़ा सा आपको रिवाइंड करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा फिर बैक करके देखना पड़ेगा आपको, या वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 90% असरदार है। एक रोग है और विशेष रोग है कोई, उसकी जांच कर रहे हैं हम, तो 99% है, 99% वो असरदार जांच करते हैं। इसका मतलब 100 जांच की है और 100 जांच में से एक जांच ऐसी है जो पता नहीं सही होगी या नहीं होगी, परंतु 99 जांच ऐसी है जो बिल्कुल एकदम असरदार है। असरदार का मतलब उसने जांच आपको बताया कि आप पॉजिटिव हो, तो 99 लोग सच में पॉजिटिव है, लेकिन एक गड़बड़ आ सकता है, ये बोल रहा है बुक वाला। जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, आगे लिखा हुआ है, किंतु 0.5 बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। ध्यान से सुन लेना, आदमी स्वस्थ है पर उसकी जांच रिपोर्ट क्या आ गई, गलत आ गई, पर उसका परसेंटेज कितना है 0.5। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इसमें एक तो रोगी होता है और एक स्वस्थ आदमी, 2 प्रकार की घटना है इसमें। देखिए घटना 1 है, इसको हम लिखेंगे, घटना 1 को मैंने लिखा व्यक्ति का रोगी होना। ठीक है, दूसरी घटना को मैंने लिखा व्यक्ति का स्वस्थ होना, स्वस्थ होना। और जो ई घटना है वो है हम खून की जांच कर रहे हैं इसमें। तो मैं लास्ट क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ता हूँ क्या है इसमें पूछा है, यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया है कि उसे यह रोग है। मतलब भाई रोग है इसका मतलब वो पॉजिटिव है, रोग है इसका मतलब वो पॉजिटिव है, मतलब रक्त की जांच है वो पॉजिटिव है। तो ई घटना है ना, इसमें लिखेंगे रक्त की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। ध्यान से देख लेना, रक्त की जो जांच है वो रिपोर्ट पॉजिटिव है। ध्यान से सुन लो, रिपोर्ट पॉजिटिव किसकी आएगी, जो रोगी है उसकी आएगी, हकीकत में जो रोगी है उसकी रिपोर्ट आएगी। तो ये बात कैसे पता चलती है सर, ई घटना यही है। मैं फिर बता देता हूँ, इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़नी पड़ती है आपको। इसमें लिखा हुआ है यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा। हमें ये तो प्रायिकता निकालनी है। मुझे बताओ, इसमें रोग से ग्रस्त है और ये देखिए स्वस्थ है, 2 चीज़ें इसमें। इसने बोला कि आपको वह प्रायिकता निकालनी है जिसमें रोगी रोग से ग्रस्त होगा, तो इसमें रोगी ही होता है रोग से ग्रस्त, ये स्वस्थ आदमी रोग से ग्रस्त थोड़ी होगा। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है, पर हमें पहले से पता क्या है, पता है कि रक्त की जांच रिपोर्ट क्या है, पॉजिटिव है। हमें पहले से पता है कि वो रक्त की जो जांच रिपोर्ट है वो पहले से पॉजिटिव है। इसने ये बोला है कि पॉजिटिव रिपोर्ट है ना, इसकी तो पॉजिटिव आएगी। मुझे बताइए, जैसे अभी ट्रेंडिंग में कोरोना चल रहा है, तो आप लोगों को पता है हम जांच करवाने जाते हैं, वहाँ वो लोग जांच करते हैं,
अब जांच करते हैं तो मान लीजिए सच में वो जो जांच करवाने जा रहा है वो कोरोना पेशेंट है सच में पॉजिटिव, तो बताइए जांच करने पर वो रोगी होगा कि नहीं होगा? होगा, पहली बात। लेकिन बाई चांस मान लीजिए स्वस्थ आदमी है वो, उसको वो रोग नहीं है, फिर भी बाई चांस मान लीजिए उनकी लेबोरेटरी की कोई कमी की वजह से, फॉल्ट की वजह से वो आदमी पॉजिटिव बताया गया है, तो ध्यान से सुन लेना, पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं। जो रोगी स्वस्थ है वो भी पॉजिटिव बता सकता है और जो रोगी है वो तो पॉजिटिव आएगा ही, ठीक है। लेकिन इसने ये बोला है कि रोगी है, व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, तो उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है ये हमें पहले से पता है, तो वो व्यक्ति रोगी होना है उसकी प्रायिकता निकालो, है ना। सच में ध्यान से सुन लेना, इसलिए ये बोल रहा है कि आपको मैं यह लिख देता हूँ, यदि रक्त की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है, हमें ये पता है कि जो हमारे पास एक जांच है वो पॉजिटिव है, पर ये बताइए ये पॉजिटिव जांच देखिए इन दोनों में से किसी की भी हो सकती है, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि सभी की सभी जांच सत्य नहीं है, सारी की सारी जो जांचें हैं वो सही नहीं हो सकती। इसमें रोगी की जांच तो पॉजिटिव आएगी ही, पर जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है उसकी भी पॉजिटिव आ सकती है। पर इसने ये बोला है कि हमें पहले से पता है कि रिपोर्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन आप ये बताओ कि वो रिपोर्ट इस रोगी वाले की है, नीचे वाले की नहीं है। तो बताइए इवन घटना की वो पूछ रहा है, प्रायिकता आपसे इवन घटना की पूछ रहा है, और ये बोल रहा है कि हमें पहले से पता है कि वो रिपोर्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो जिसकी जानकारी होती है वो हमेशा नीचे आता है, और जिसकी हम निकाल रहे हैं वो हमेशा कहाँ आता है, ऊपर। मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार और बता रहा हूँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा। तो बताइए इनमें से रोग से ग्रस्त व्यक्ति ऊपर वाला है या नीचे वाला है? ऊपर वाला है, तो यहाँ क्या आएगा, इवन। और इसने बोला है कि हमें पहले से पता है कि वो रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब इस बुक में पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि उसके रक्त की जांच में ये बताया गया है कि उसे यह रोग है। अब मुझे बताओ, ये पहले से बताया गया है कि रोग है, अब रोग है इसका मतलब वो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है तभी तो हम रोग बोलते हैं। तो ये आपसे पूछा है। अब इसे ज्ञात करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, हमें P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E बटा E1 निकालना पड़ेगा, और भाग में आएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E बटा E1 प्लस P ऑफ E2 और इंटू आएगा P ऑफ E बटा E2। देखिए हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ E की जगह मैं उस घटना को A लिख देता हूँ, है ना। बाकी मैंने लास्ट क्वेश्चन में A से करवाया हुआ, तो यहाँ भी A लिखेंगे, और यहाँ फिर बाकी सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ A लिखना पड़ेगा, यहाँ भी A लिखना पड़ेगा, और यहाँ E की जगह A लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, आपको इनकी सबकी प्रायिकताएं दे रखी है। तो पहली बात तो ये कि मुझे बताओ E1 घटना है उसकी प्रायिकता दी हुई है। इसने ये बोला है कि किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। तो 99% असरदार है तो उसकी प्रायिकता होगी 99% में दिया हुआ है, तो 99/100 होगा ना, तो ये कितना आएगा 0.99। अब बताइए असरदार नहीं है, ध्यान से देख लेना, अगर उसकी रिपोर्ट असरदार नहीं है, आगे मैं पढ़ता हूँ, जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, तो अगर वास्तव में उस रोग से ग्रस्त होता है तो उसकी परसेंटेज 99% है। तो रोग से ग्रस्त नहीं है मतलब स्वस्थ होने की प्रायिकता कितनी होगी, E2 निकालूंगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर वो ध्यान से सुन लेना, अगर वो रोग से ग्रस्त है तो उसकी प्रायिकता 0.99 है, तो रोग से ग्रस्त नहीं होगा तो उसकी प्रायिकता 1 में से घटा दो 0.99। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, देखो यहाँ से आंसर आएगा, अगर मैं 100 लिखूंगा और 0.99 लिखेंगे तो यहाँ आएगा 1 आएगा, और यहाँ फिर आएगा 0. तो ये 0.01 आएगा, 0.01 आ जाएगा। ये हो गई स्वस्थ व्यक्ति की प्रायिकता। फिर आगे देखिए, इसमें लिखा है किंतु 0.5 बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की जांच रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। गलत रिपोर्ट देता है इसका मतलब वो पॉजिटिव रिपोर्ट देता है, पर वो आदमी क्या है, स्वस्थ है। आदमी वो स्वस्थ है, तो ध्यान से देखो, अगर वो आदमी स्वस्थ है, मुझे ये बताओ, अगर वो आदमी स्वस्थ है लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट वो क्या देता है, पॉजिटिव, लेकिन वो है स्वस्थ, तो स्वस्थ को तो मैं E2 लिखूंगा, स्वस्थ को मैं क्या लिखूंगा, E2, और वो पॉजिटिव है तो मैं A लिखूंगा। पॉजिटिव को मैंने क्या माना हुआ है, A। इसकी प्रायिकता दे रहा है वो
0.05, ठीक है, 0.05। आगे लिखा हुआ है, आगे इसमें लिखा हुआ है यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। देखिए आदमी स्वस्थ है, E2 का मतलब वो स्वस्थ है, हमें पहले से पता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट क्या आ गई? पॉजिटिव, है ना, रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आ गई। आगे देखो क्या है, फिर लिखा हुआ है यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त है, उसने बोला है कि इस रोग से ग्रस्त जो व्यक्ति है ना वो 0.1% है, 0.1% है। ध्यान से देखना, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 0.1% इसमें जो दिया हुआ है वो रोग से ग्रस्त व्यक्ति है। तो यहाँ एक छोटी सी गलती हो रही है, वो गलती हो रही है कि रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की जो प्रायिकता E1 है वो 0.1% दिया हुआ है। यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, 0.1%। अब प्रतिशत भाग में कितना आएगा? 100, तो ये आएगा 0.001। ध्यान से देख लेना, छोटी सी गलती ये हो रही है कि इसमें लिखा हुआ है यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त है, तो जो रोग से ग्रस्त व्यक्ति है वो कितने हैं? 0.001। तो जो ग्रस्त नहीं है वो कितने होंगे फिर? तो यहाँ आएगा 0.001। तो इसको घटाने पर कितना आएगा? वो आएगा 099 आएगा। एक बार हम रियल में घटा कर देखते हैं, 100, और इसमें से अगर मैं घटाता हूँ 0.001 तो यहाँ अगर हम लेकर आते हैं तो यहाँ बचेगा 9, और यहाँ फिर कितना आएगा? यहाँ 9 बचेगा और यहाँ भी 9, इतना आएगा भाई, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है, 999 आएगा। अब ध्यान से देखना, ये आ गया। अब इसमें ध्यान से देखो, दूसरी बात ये कि रिपोर्ट पॉजिटिव जो पहले 90% था, सिर्फ वो क्या था? फिर एक बार फिर देख लो, 90% इसने दिया हुआ है, वो क्या है कि आदमी बीमार है, हमें पता है कि वो रोगी है, तो मैं नीचे E1 लिखूंगा, और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव क्या आई है? पॉजिटिव आई है, तो उसकी प्रायिकता 90% है। 90% का मतलब होता है 99/100, तो ये आएगा 0.99। थोड़ा सा गलत ये हो गया था, मैं फिर बता देता हूँ कि मैंने व्यक्ति का रोगी होना है ना वो इसे मान लिया था, लेकिन ये क्या है हकीकत में? ये है कि व्यक्ति वो रोगी है और उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उसकी रिपोर्ट क्या आई है? पॉजिटिव। तो उसकी प्रायिकता कितनी है? 99% है, और प्रतिशत को हम भाग में 100 लिखते हैं। तो अब बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इन 4 बातों का मतलब समझ लेना, एक एक का बता रहा हूँ मैं। इन 4 बातों का मतलब क्या है? इसका मतलब है व्यक्ति के रोगी होने की प्रायिकता, इसका मतलब है व्यक्ति के रोगी होने की प्रायिकता। तो इसमें एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि एक जन समुदाय का मतलब एक कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, उन लोगों में से जो लोग बीमार है वो कितने हैं? वो 0.1% है, 0.1% है, और 0.1% को प्रोबेबिलिटी में चेंज करेंगे तो ये आएगा 0.001। 100 से भाग करेंगे तो ये इतना आएगा। अब जो रोग वाले व्यक्ति इतने हैं, तो 2 ही प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, या तो रोगी होंगे या फिर दूसरे स्वस्थ होंगे। तो रोगी अगर इतने % में है, तो जो रोगी नहीं है मतलब जो स्वस्थ है वो कितने होंगे फिर? तो 1 में से घटा लो, ये आपको पता है घटना घटित होने की और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। तो घटाने से दूसरी आ गई, तो 0.999। ये हमारे पास प्रायिकता आ गई, कौन सी? व्यक्ति के स्वस्थ होने की, या मैं बोल सकता हूँ रोगी नहीं होने की, एक ही बात है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमें पहले से पता है कि आदमी स्वस्थ है, आदमी पहले से पता है कि स्वस्थ है, और उस आदमी के स्वस्थ का तो पहले से पता है। अब जिसका पता होता है वो कहाँ आता है? नीचे। पर इसने बोला स्वस्थ है पर उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने की प्रायिकता, वो स्वस्थ है, वो किसी गलती की वजह से उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो उसकी प्रायिकता, तो जिसकी प्रायिकता निकालते हैं वो कहाँ होता है? ऊपर। तो वो कितना आएगा? 0.05 दिया हुआ है बुक में। फिर बोला है, ऊपर ये लाइन लिखी हुई थी, ठीक है, तो ये बोला है कि इसका E1 का मतलब है रोगी है वो, और रोगी है, और उस रोगी की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आने की प्रायिकता कितनी है? 90% है। तो उसको मैंने लिख दिया 0.99। अब इन सब को यहाँ रखना है, तो मैं फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखना डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला बनाना डिफिकल्ट नहीं है, पर यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है कि आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि EP घटना E क्या है और घटना A क्या है और E2 क्या है, ये आपको क्लियर आना चाहिए। तो ध्यान से देखना, अब इनके है ना, इन सब के मैं मान रखता हूँ, तो PE1 का मान कितना है मेरे पास? 0.001 है। अगर मैं A/E1 देखूंगा, A/E1, तो ये मेरे पास 0.99 है, ठीक है।
इसी प्रकार अगर मैं भाग में लिखता हूँ तो PE1 का मतलब पहली घटना का मेरे पास कितना है 0. पहली घटना की प्रायिकता मेरे पास है 0.001 और गुणा 0.99। इसी प्रकार अगर दूसरी घटना की प्रायिकता देखते हैं तो वो है हमारे पास 0.999 और इसके गुणा में आएगा वो आएगा A/E2, इसका मतलब 0.05। इन सब को हल करते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ 99 को 1 से गुणा करने पर 99 ही आता है, लेकिन 2 संख्या ये हो गई, 3 संख्या ये हो गई, तो संख्या हमें 5 बनानी पड़ेगी यहाँ पे। इस प्रकार 3 और 2 हो गया 5। अब ध्यान से देखो, इनको गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा 0.00099 प्लस, और इनको गुणा करके लिखता हूँ मैं, तो देखना ध्यान से, 9 को 5 से गुणा करने पर 45, हासिल मेरे पास 4 है। 9 और 5 45 और 4 49, हासिल मेरे पास 4 है। 45 और 4 49, लेकिन इसमें 3 संख्या और इसमें 2 संख्या, 5 संख्या, तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ पॉइंट आएगा। अब इनको जोड़ना है, ध्यान से देखना, ऊपर 0.00099 है और भाग में आएगा। इनको जोड़ेंगे तो पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए। यहाँ पॉइंट के बाद में 5 अंक है, यहाँ भी कितने हैं 5 है। 5 और 9 कितना हो गया 14, 9 और 9 18 हो गया, 18 और 1 19, 18 और 1 19। अब ये 9 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा 9 और 1 10, ठीक है, और यहाँ आएगा 5 और 0 और पॉइंट। अब ध्यान से देखना, यहाँ 0 है तो पॉइंट के बाद में 5 अंक है, यहाँ भी 5 है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो आंसर आएगा 99/5094, ठीक है। और अगर इनको 3 से काटते हैं तो पहले तो ये देखो 3 से कटता है क्या, कटेगा, ये 3 से कटता है 33 बार, और ये 3 से कटेगा, 3 का भाग इसमें पहले 1 बार जाएगा, फिर बच गया 1, यहाँ 3 का भाग अब जाएगा, यहाँ 1 बच गया 10, 3 का भाग 3 बार, ठीक है, और फिर कितनी बार जाएगा 3 का भाग 3 बार चला गया ना, 1 बच गया 19, फिर 6 बार जाएगा, ठीक है, और फिर 1 बच गया तो 4 भाग तो इसमें जानना चाहिए था, 5094 है ना, इसमें भाग जानना चाहिए, किसका भाग जानना चाहिए, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। एक बार पॉइंट की संख्या है तो आंसर है ना, जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, देखते हैं। यह आएगा 0.00 और 99 और 0.0499 और 5, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 9 और 5 14, हासिल 1, ये हो गया 19, तो ये 10 और यहाँ पे 5, ठीक ही है, तो गड़बड़ नहीं है। अगर मैं इसमें भाग करता हूँ 3 का, वैसे तो आप इतना ही छोड़ सकते हो, पर 3 का भाग करते हैं, 3 का भाग 1 बार जाएगा तो बचेगा 2, सॉरी ये गड़बड़ हो गई थी, यहाँ 18 मतलब 6 बार, और बच गया कितना 2, ऊपर से कितना आएगा 9, तो ये हो गया 27 मतलब 9 बार, फिर ये कटेगा अपने 2 बच गए ना, ऊपर से 24 तो 8 बार, तो 1698 आएगा यहाँ पे, सॉरी 1698। 9 और 8 कितने होते हैं 17, 17 और 6 23 और 1 24। अब और कटते हैं 3 से और कटते हैं, 3 से कटेगा 11 बार, और ये 3 से कटेगा, देखते हैं 3 से ये 5 बार, ठीक है, फिर 3 का भाग इसमें 5 बार चला गया, 1 बचा, ऊपर से 9 आएगा 18 6 बार, और फिर 6 बार, तो 11/566 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 3 सिक्के दिए गए हैं, 3 सिक्के दिए गए हमें, और 3 सिक्कों में आगे क्या दे रखा है देखते हैं। तीन सिक्के दिए गए और 3 सिक्कों में, छठा क्वेश्चन है ये, लिखा हुआ है 3 सिक्के दिए गए, एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है, एक सिक्के के दोनों ओर चित है, हालांकि होता है एक साइड तो होता है टेल और एक साइड हेड होता है, लेकिन इसमें दोनों साइड चित है। दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित्त 75% बार प्रकट होता है, और तीसरा जो सिक्का है वो अनभिनत सिक्का है। अनभिनत सिक्का है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक हेड और एक टेल है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छिक चुना गया है। तो पहली बात तो इसमें 3 घटनाएं हो गई, E1 घटना, E2 घटना और E3 घटना।
ध्यान से देखना। अब पहली घटना है तो प्रथम सिक्के को चुनना, प्रथम सिक्के को चुनना, दूसरे सिक्के को चुनना और तीसरे सिक्के को चुनना। पहले तो मुझे ये बताओ कि हमारे पास अगर कोई भी तीन वस्तु है, उनमें से एक को चुनना है तो कितना होता है? 1/3 होती है प्रायिकता। ध्यान से देख लो, तीन वस्तु है हमारे पास, इनमें से कोई एक वस्तु को चुनना है। ये तीनों अलग अलग प्रकार की है। अगर इनमें से एक को चुनना है तो इसकी प्रायिकता 1/3 होती है, क्योंकि चुनने का तरीका एक है और कुल तरीके कितने हैं? 3। तो यहाँ अगर मैं इसकी प्रायिकता लिखूँ पहली घटना की, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 1/3। इसकी भी प्रायिकता कितनी आएगी? 1/3। और E3 की भी प्रायिकता कितनी आएगी? 1/3। अब ध्यान से देखो, जो दूसरा आगे लिखा हुआ है इसमें, तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छिक चुना गया है। इन तीनों में से एक सिक्के को चुनना है, पहली बात। आगे लिखा हुआ है और उसे उछाला गया है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला होगा? चित्त प्रकट होगा, इस घटना को हम मान लेते हैं। कुछ लास्ट में एक घटना में माननी पड़ती है, एक घटना मानते हैं, तो मैं लिखूंगा चित्त प्रकट होना, चित्त प्रकट होना। अब ध्यान से देखना, इसने बोला है कि हमें पहले से पता है कि चित्त प्रकट होता है, इसका मतलब वो नीचे आएगा। जो चित्त प्रकट हो रहा है हमें ज्ञात है तो ये नीचे आएगा, लेकिन इसने बोला है कि चित्त प्रकट इसमें से और इसमें से, तीनों में से किसका नाम लिखा हुआ है? जिसमें दोनों सिक्कों पर क्या हो? हेड। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है? तो दोनों चित्त वाले सिक्कों को मैंने क्या माना है? E1 माना है। ध्यान से सुन लेना, इसमें दोनों चित्त है, दोनों तरफ क्या है? दोनों चित्त है। इसमें जो चित्त है उसकी परसेंटेज कितनी है? 75% है। और इसमें एक साइड चित्त है और एक साइड पट है। ध्यान से सुन लेना, फिर बता रहा हूं, 3 प्रकार के सिक्के हैं इसमें, 3 प्रकार के सिक्के हैं। और 3 प्रकार के अगर सिक्के हैं तो वो 3 प्रकार है कौन से? ये वो सिक्का है प्रथम जिसमें दोनों चित्त ही है, दोनों तरफ चित्त है। इसमें चित्त आने के चांसेस 75% में दिए हुए हैं। और इसमें लिखा हुआ है अनभिन्नत सिक्का है, तो अनभिन्नत का मतलब ये हुआ कि उसमें एक तरफ हेड और एक तरफ टेल है। तो इसने ये बोला है कि हमारे पास ना जो सिक्का उछाला है उस पर चित्त आ गया, ये पता है, लेकिन वो जो चित्त आया है वो ये आया है, उसकी प्रायिकता निकालो। पहला जो सिक्का है जिस पर दोनों चित्त है, तो तभी मैंने ऊपर E1 लिखा है। तो अब मैं इसमें लिखूंगा P ऑफ E1, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, इंटू P ऑफ A/E1। अब नीचे बताइए 3 घटना है तो तीनों का योग आएगा इसमें, तो PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 और P प्लस आएगा बीच में, यहाँ प्लस है बीच में, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ बीच में प्लस है पर मैं नीचे लिखता हूँ PE3 और इंटू में PA/E3। अब आप लोगों को बस 3 चीज़ें और निकालनी है, वो कौन सी है वो मैं बताता हूँ। PA/E1 निकालना है पहली बात, तो फिर PA/E2 निकालना है और फिर PA/E3 निकालना है, ये तीनों निकालने हैं। यहाँ PA/E1 निकालेंगे तो थोड़ा ध्यान देना आप लोग, इसमें इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पहला सिक्का हमने चुन लिया। ध्यान से देख लो, नीचे जो होता है उसकी हमें जानकारी होती है। तो पहला सिक्का चुन लिया, लेकिन ए का मतलब है चित्त प्रकट होना। तो मुझे ये बताओ कि पहला अगर सिक्का चुना है तो चित्त प्रकट होने की प्रायिकता कितनी होगी? क्योंकि उसमें दोनों ही चित्त है तो प्रायिकता कितनी होगी? 1 ही होगी भाई। दोनों तरफ ही अगर हेड है तो उसकी प्रायिकता हेड आने की कितनी होगी? 1। दूसरे सिक्के में दूसरी घटना को चुन लिया हमने, दूसरे सिक्के को चुन लिया, लेकिन हेड आने की जो परसेंट है वो कितने हैं? 75/100, तो आएगा 3/4। और तीसरे सिक्के पर ध्यान से देखो, तीसरे सिक्के को अगर मैं चुनता हूं तो वो तो एक तरफ हेड और एक तरफ हेड टेल है, तो उसमें हेड आने की प्रायिकता कितनी है? 1/2 है। अब ध्यान से इन सब के मान आपको यहां रखने हैं। तो अगर मैं P ऑफ E1/A निकालता हूं तो यहाँ ऊपर देखिए PE1 है, E1 की प्रायिकता 1/3 है, गुणा A/E1, A/E1 की प्रायिकता 1 है, भाग में यही आएगा 1/3 और गुणा 1 प्लस फिर E2 की प्रायिकता कितनी है? दूसरी घटना की प्रायिकता हमारे पास 1/3 ही है, और गुणा में
A/E2 कितना है, 3/4 है। फिर तीसरी जो घटना उसकी प्रायिकता कितनी है हमारे पास, 1/3 है। और A/E3 कितना, 1/2 है, 1/2। ध्यान से देखना, यहाँ हल करूँगा तो 1/3 आएगा, फिर 1/3 को 1 से गुणा करेंगे तो 1/3 आएगा, यहाँ 3 से 3 कट गया तो यह आएगा 1/4 और ये आएगा गुणा 1/6 प्लस है यहाँ पे 1/3। 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12। 3 का भाग 12 में कितनी बार, 4 बार। 4 का 3 बार और 6 का 2 बार। 3 से ये 12 कटता है कितनी बार, 4 बार। तो ध्यान से देखो, 4 और 3 7 और 2 9, ऊपर 4 आ गया और बटे में कितना आएगा, 9। ये 4 भाग में है तो ऊपर आ गया और वो कितना हो गया, 9। 4/9 आएगा इसका आंसर। आज इस लेक्चर में हम इतनी बातें करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNT स्कूल सरदार सर। धन्यवाद।